नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज हम बात करने वाले हैं इंसेक्टिसाइड या उन कीटों के विषय में जो कि हमारे पौधों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्या है ये, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। पर अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड सारे वीडियो हम आपको पहले पहुँचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लेपिडोप्टेरा के विषय में। जी हाँ, सल्कपंखी या लेपिडोप्टेरा कीटों का एक विशाल गण है जिसमें तितलियां एवं सल्क के अतिरिक्त बहुत से कीट सम्मिलित हैं। कीटों के वर्गीकरण के लिए लेपिडोप्टेरा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। यह शब्द लैटिन के लेपिडोस का मतलब दोस्तों सल्क होता है तथा ट्रॉन का मतलब होता है पंख, दोनों के मिलने से बना है। इस गण में अनुमानतः 1,74,250 प्रजातियां हैं। इस गण के कीटों की पहचान बड़ी सरल है। तितलियों ने सुंदर होने के कारण मनुष्य का ध्यान सदा से अपनी ओर आकर्षित किया है। सुंदरता के कारण ही मनुष्य तितलियों को अपने संग्रहालय में रखने के लिए ललायित रहता है। इनके पक्ष तथा लगभग संपूर्ण शरीर सल्कों से ढके रहते हैं, अतः इन्हें सल्क पक्षा भी कहते हैं। जब हम इन कीटों को पकड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर कुछ धूल सी चिपक जाती है। यदि इस धूल को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि यह धूल नहीं अपितु अनेक सल्क हैं। इन सल्कों का एक निश्चित आकार होता है। लेपिडोप्टेरा की जियां घड़ी की कमानी के आकार की होती है, जिससे ये अपना भोजन चूसते हैं। इनमें पूर्ण रूपांतरण होता है। इनके भिंड इल्ली कहलाते हैं। प्यूपा रेशम से बने कुएं या मिट्टी की गोष्ठिका में रहता है। तितलियों की सल्बों की लगभग 1,20,000 जातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। इनमें से लगभग 20,000 जातियां भारत में पाई जाती हैं। यह गण मनुष्य की सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। सदस्यों की अधिकतम संख्या की दृष्टि से इस गण का स्थान दूसरा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हेमिप्टेरा के विषय में। हेमी का मतलब होता है आधा और टेरान का मतलब होता है एक पंख। इसके अंतर्गत खटमल, जूं, चिल्लर, सल्क कीट जैसे लाख का कीड़ा, सिकाड़ा और वनस्पति खटमल जिसे गांवों में लाही कहते हैं। इन्हें मतकुण गण भी कहा जाता है। मतकुण का अर्थ होता है खटमल। इस प्रकार के कीड़ों को हेमिप्टेरा नाम सबसे पहले लिनियस ने सन 1735 में दिया था। इस नाम का आधार यह था कि इस गण की बहुत सी जातियों ने अग्रपक्ष मतलब आगे के पंख का अर्धभाग झिल्लीमय और शेष अर्धभाग कड़ा होता है, किंतु यह विशिष्टता इस गण के सब कीटों में नहीं पाई जाती। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो इस गण की सभी जातियों में मिलता है, जिसकी ओर सबसे पहले फेवरियस का ध्यान सन 1735 में गया था, इन कीटों के मुख भाग हैं। मुख भाग में चोंच के आकार की सूंड होता है। यह सुई के समान नुकीला और चूसने वाला होता है। इससे कीट छेद बना सकता है। अधिकांश कीट पौधों के रस इसी से चूसते हैं। इससे ये पौधों को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। हानियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो रस चूसने से और दूसरा विषाणु के प्रविष्ट कराने से। इन कीटों का रूपांतरण अपूर्ण होता है। इनमें से अधिकांश कीट छोटे अथवा मध्य श्रेणी के होते हैं, किंतु कोई बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे जलवासी हेमिप्टेरा तथा सिकाड़ा। साधारणतः इन कीटों का रंग हरा या पीला होता है, किंतु सिकाड़ा, लालटेन, मक्खी और कपास के हेमिप्टेरे के रंग प्रायः भिन्न होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिप्टेरा। डिप्टेरा का मतलब होता है द्विपंखी गण। इस गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षीय यानी कि दो पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहद गण है। इसमें लगभग 80,000 कीट जातियां हैं। इनमें मक्खी, पतिंगा, कुटकी दोस्तों एक छोटा कीड़ा होता है, मच्छर तथा इसी प्रकार के अन्य कीट भी सम्मिलित हैं। इस समुदाय के अंतर्गत एक ही प्रकार के सूक्ष्म तथा साधारण आकार के कीट होते हैं। ये कीट दिन तथा रात्रि में उड़ते हैं तथा जल और स्थल दोनों में ही इनके स्थान हैं। साधारणतः ये समस्त विश्व में विस्तृत हैं, परंतु गर्म देशों में तो इनका ऐसा आधिपत्य है कि प्रति वर्ष सैकड़ों मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की इनके कारण मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थायसनोप्टेरा के विषय में, जिसे थ्रिप्स भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस बागवानी में थ्रिप्स एक बड़ी समस्या है। वे आसानी से ओवरविंटर कर सकते हैं और मौसम की शुरुआत में पौधों पर हमला कर सकते हैं। थ्रिप्स के अंडे गुर्दे के आकार के होते हैं और पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों और डंठल के नरम भागों में रखे जाते हैं। मादा अंडे जमा करने से पहले
वह पहले पौधे के ऊतक में खुलती है। लार्वा देने के बाद तुरंत पौधे के ऊतकों पर भोजन करना शुरू कर देता है। पहला इंस्टाल लार्वा दूसरे इंस्टाल लार्वा में बदल जाता है। यह दूसरी अवस्था का लार्वा बड़ा होता है और इसका रंग अधिक होता है। दूसरे चरण के अंत में लार्वा आमतौर पर प्यूपा बनाने के लिए जमीन पर गिर जाता है। प्यूपेशन जमीन या निचली पत्ती की सतहों में प्राकृतिक दरारों में होता है। प्री प्यूपल और प्यूपल इंस्टार्स को उनके विकासशील विंग बर्ड्स द्वारा पहचाना जा सकता है। वयस्क थ्रिप्स में फ्रीजेंट पंखों की एक पूरी तरह से विकसित जोड़ी होती है। थ्रिप्स सतह के ऊतकों की कोशिकाओं को छेद कर और उनकी सामग्री को चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आसपास के ऊतक मर जाते हैं। पत्तियों पर परिणामी सिल्वर ग्रे पैच और उनके मलमूत्र के काले बिंदु फसल में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह थ्रिप्स भी वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सौभाग्य से उन्हें कई प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह वीडियो दोस्तों कीट विज्ञान के छात्रों एवं किसानों की शिक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, थ्रिप्स 0.5 से 15 मिलीमीटर आकार के पतले शरीर वाले कीड़े होते हैं, लेकिन समशीतोष्ण प्रजातियां शायद ही कभी 2 मिलीमीटर से अधिक होती हैं। उनके पास पंख वाले पंख और अद्वितीय विषम मुखपत्र हैं। वे केवल कमजोर उड़ते हैं। विभिन्न थ्रिप्स प्रजातियां ज्यादातर पौधों को पंचर करके और सामग्री को चूसकर खाती हैं। हालांकि कुछ शिकारी होते हैं कमजोर उड़ने वाले, लगभग 10 से 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, लेकिन 100 किलोमीटर से अधिक फैलने के लिए हवा में उड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि हम इनके जीवन चक्र के विषय में बात करें तो तापमान के आधार पर जीवन चक्र 10 दिनों से 1 वर्ष तक चल सकता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 से 2 पीढ़ी। अधिक सर्दियों का जीवन चरण जैसे अंडा, प्यूपा, वयस्क प्रजातियों पर निर्भर करता है। गर्म जलवायु में प्रति वर्ष 12 से 15 पीढ़ियां। यहाँ चरम आबादी प्रति हेक्टर 10 मिलियन व्यक्तियों से अधिक हो सकता है। अंडे देना। अगुणित नर असंक्रमित अंडों से विकसित होते हैं। मादाएं विशेष रूप से कांच के घरों में प्रबल होती हैं। यह आबादी पूरी तरह से पार्थोजेनेटिक हो सकती है। मादाएं 30 से 300 अंडे देती हैं, जो या तो सतह पर जमा होते हैं या पौधों के ऊतकों में एम्बेडेड होते हैं। हैचिंग। तैयार होने पर युवा बाहर निकलते हैं। पंख और यौन अंग विकसित नहीं होते हैं। संभोग। यह थ्रिप्स का संभोग है। प्रजनन के उद्देश्य से नर मादा से छोटा होता है। प्री प्यूपा और प्यूपा। दूसरे लार्वा चरण के बाद यह प्री प्यूपल चरण में मिट्टी या पत्ती के नीचे की ओर बढ़ता है। प्यूपल अवस्था को बड़े पंखों द्वारा प्री प्यूपल अवस्था से विभेदित किया जा सकता है। प्यूपा से वयस्क तक। अब यह प्यूपा अवस्था से वयस्क का वर्णन है। कीट के रूप में थ्रिप्स खिलाने के दौरान नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई थ्रिप्स प्रजातियां व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के कीट हैं। कुछ प्रजातियां 20 से अधिक विषाणुओं के लिए वाहक के रूप में काम करती हैं, जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं, विशेष रूप से टोस्पोवायरस। थ्रिप्स की कुछ प्रजातियां परागणकों के रूप में या अन्य कीड़ों या घुन के शिकारियों के रूप में फायदेमंद होती हैं। फैमिली थ्रिपेडे विशेष रूप से व्यापक मेजबान श्रेणियों वाले सदस्यों के लिए कुख्यात हैं और अधिकांश कीट थ्रिप्स इसी परिवार से आते हैं। थ्रिप्स की कुछ प्रजातियां लगभग हमेशा पत्ती के ऊतकों में गल बनाती हैं। ये कर्ल रोग या फोल्ड के रूप में या ऊतकों के विस्तार में परिवर्तन के रूप में हो सकते हैं, जिससे पत्ती ब्लेड में विकृति आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा के बारे में, जिसे कला पक्षी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत चींटियां, बर्रे, मधुमक्खियां और इनके निकट संबंधी तथा अखेटी पतंग आते हैं। लिनियस ने सन 1758 ईस्वी में हाइमेनोप्टेरा नाम उन कीटों को दिया जिनके पंख झिल्लीमय होते हैं तथा जिनकी नाड़ियों में डंक होता है। अब तक 1.5 लाख से अधिक जीवित हाइमेनोप्टेरा प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्थोप्टेरा के विषय में, जिसे ऋतु पक्ष कीटवर्ग भी कहा जाता है। यहाँ आर्थोप्टेरा में आर्थो का अर्थ सीधा तथा पिटेरे का अर्थ पंख होता है। अपेक्षाकृत एक कम विकसित कोटि है, जिसके अंतर्गत टिड्डियाँ, टिड्डों, झिंगुरों, झिल्लियों, रीवों आदि की गणना की जाती है। पहले इस कोटि में तेलचट्टे, वर्णकीट, मैंटिन्स आदि भी रखे गए थे, किंतु अब वे दूसरी कोटि के अंतर्गत कर दिए गए हैं। तो भी ऋतु पक्ष कोटि में 10,000 से अधिक
कीट पतंगों का वर्णन किया जाता है। ये कीट सामान्य से बहुत काफ़ी बड़ी नाप के होते हैं तथा इनकी भिन्न भिन्न जातियों में कुछ पंखदार, कुछ पंख विहीन और कुछ छोटे पंख वाली जातियां होती हैं। ये सभी जंतु स्थल पर रहने वाले होते हैं। कई जातियों में ध्वनि उत्पन्न करने के अंग होते हैं और कुछ तो बड़ी तेजी से ध्वनि करते हैं। अगले पंख पिछले पंखों की अपेक्षा मोटे होते हैं। शिशुओं के पंखों की गद्दियां विकास काल में उलट जाती हैं। मादा में सामान्यतः अंडरोपक अंग होते हैं। नर के जनांग नवे अधरपट्ट के नीचे छपे रहते हैं। रूपांतरण साधारणतः थोड़ा ही या पूर्ण होता है। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इससे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।